पेनिसिलियम, पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है जिससे एंटीबायोटिक निकाला गया है, वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक निकाला गया है। इसकी हम सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर हम बात करें तो इसका डिवीजन वो होगा माइकोटा। सब डिवीजन की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा यूमाइकोटा, क्लास एस्कोमाइसिटीज। इसकी अगर हम सब क्लास की बात करेंगे तो हो जाएगा यू एस्कोमाइसिटिडी। सीरीज की बात करेंगे तो हो जाएगा प्लेक्टोमाइसिटीज। फिर बात करते हैं हम ऑर्डर की, इसका ऑर्डर होगा यूरोसियस। फैमिली होगी इसकी यूरोसिएसी एंड देन इसका जीनस होगा पेनिसिलियम। जीनस होगा इसका पेनिसिलियम। पेनिसिलियम की बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे पेनिसिलियम डेविरिकेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम कैमेबल्टी, पेनिसिलियम एक्सपेंसम, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, पेनिसिलियम डिजिटेटम, पेनिसिलियम रोकफोर्टी। ये सारी जो है प्रजातियां यहाँ पे इसकी पाई जाती हैं। इसकी प्राप्ति स्थान या ऑकरेंस की बात करें तो इसको हम ब्लू मोल्ड भी कहते हैं और ग्रीन मोल्ड भी कह सकते हो, क्योंकि ये ग्रीन कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है। इसकी जो आकृति होती है वो होती है आर्टिस्ट के ब्रश के जैसे। जैसे पेनिसिलियम शब्द का जो हम उत्पत्ति की बात करें तो पेनिसिलियम शब्द की उत्पत्ति जो है वो पेनिसिलस से हुई है। पेनिसिलस का मतलब होता है, पेनिसिलस से हुई है और पेनिसिलस का मतलब होता है आर्टिस्ट का ब्रश। जैसे होता है ना, आर्टिस्ट का ब्रश कैसे होता है, फिर इसमें फर्दर डिवीजन होता है, फिर इसमें और डिवीजन होगा, फिर यहाँ पर नीचे रहेंगे, इस प्रकार हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये ब्रश के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको आर्टिस्ट का ब्रश भी कहा जाता है। फिर हम बात करें कि ये ग्रो कहाँ होती है। जनरली जो पेनिसिलियम होती है ये सैप्रोफिटिक होती है, जो सड़ी गली सब्जी, फल, डबल रोटी, लकड़ी, मांस, चमड़े की जो वस्तुएं होती है उसके ऊपर पाई जाती हैं। लेकिन कुछ जो प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जो एनिमल और ह्यूमन के पैरासाइट के रूप में भी पाई जाती हैं, और यहाँ पे जो डिजीज कॉज करेगी वो है पेनिसिलोसिस। पेनिसिलोसिस नामक डिजीज कॉज करती है। फिर हम बात करते हैं इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। इसकी आकृति कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं। पेनिसिलियम की जो माइसिलियम होता है बहुत ही शाखित होता है, ब्रांच्ड होता है। बहुशाखित होगा, बहुत सारी ब्रांचेस निकलेगी। सेप्टा पाया जाएगा, सेप्टा के अंदर जो पिट रहेगा, बीच में कनेक्शन रहेगा वो सिंपल टाइप का रहेगा, पिट कनेक्शन। बहुत सारे न्यूक्लियस रहेंगे। इस प्रकार का इसका माइसिलियम होता है जो अत्यधिक शाखित होता है, पट्टयुक्त होता है, और यहाँ पे बीच में छिद्र पाए जाते हैं, सिंपल टाइप के होते हैं। प्रारंभिक व कायिक अवस्था में कवक तंतु जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये डेवलप होते रहते हैं वैसे वैसे उनका कलर जो है वो डार्क होता जाता है, ग्रीन होता जाता है। और ये परिपक्व अवस्था के अंदर क्या करता है, जो भी इसका होस्ट होता है उसके अंदर काफी अंदर तक धसा हुआ रहता है, वहां से न्यूट्रिशन को ग्रहण करने का काम करता है। इस कवक तंतु का मुख्य कार्य होता है भोजन को अवशोषण करना, और ये अवशोषण करने के लिए सड़े गले में पदार्थों के ऊपर ग्रोथ करता है। अब हम बात करें कि पेनिसिलियम के जो रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन में फर्स्ट हो जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये होता है विखंडन के द्वारा। विखंडन में मतलब होता है कि फ्रेगमेंट टूट जाएगा और ये इंडिविजुअल जो है अलग अलग माइसिलियम की तरह काम करेंगे, कवक जाल बनाने का काम करेंगे।
करते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉनिडिया बनेगा। कॉनिडिया किसके ऊपर बनता है? कॉनिडियोफोर के ऊपर। और कॉनिडिया जो होंगे वो नॉन मोटाइल रहेंगे, यानी कि यहाँ पे कसाबिका नहीं पाई जाएगी, तो ये नॉन मोटाइल रहेंगे। इसका कुछ कलर रहेगा, यानी कलर्ड रहेंगे। ये कलर जो हो सकता है वो ग्रीन कलर का हो। न्यूक्लियस जो कॉनिडिया रहेंगे, कॉनिडिया के अंदर हो सकता है एक न्यूक्लियस हो और हो सकता है एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो। इस प्रकार की कंडीशन भी यहाँ पे देखने को हमें मिलेगी। और इसका जो बनने का क्रम होता है कॉनिडिया का, वो होता है तलाभिशाली क्रम। तलाभिशाली क्रम। अब हम इसके डायग्राम को समझते हैं कि जो कॉनिडिया का जो निर्माण होता है, समझ लो ये माइसीलियम है। माइसीलियम में क्या होता है कि ऊर्ध्व शाखा निकलती है। यहां से समझ लो ये ऊर्ध्व शाखा निकली है। अभी जो ऊर्ध्व शाखा निकली ये है कॉनिडियोफोर। क्या है? कॉनिडियोफोर है। कॉनिडियोफोर में बहुत सारे न्यूक्लियस वगैरह है, साइटोप्लाज्म भी है यहाँ पे। इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। फिर क्या होता है कि ये जो कॉनिडियोफोर है जो ऊर्ध्व शाखा पर या ऊर्ध्व की तरफ विकसित हुआ है, इसमें बेस के नीचे की तरफ कोई पोस्ट सेल वगैरह या फिर फुट की सेल जो है वो यहाँ पे, फुट की सेल यहाँ पे नहीं पाई जाती है। फिर ये उधर में जब वृद्धि कर लेता है तो एक निश्चित विधि के बाद में क्या होता है, इसमें फर्दर ब्रांचिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि यहाँ पे फर्दर ऐसे ब्रांचिंग होना शुरू हो जाएगी। ये होगी प्राइमरी ब्रांचिंग। फिर प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रांचिंग होगी और ब्रांचिंग हो जाएगा, और सेकेंडरी से फिर टर्शियरी ब्रांचिंग होगी। इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगी। इसमें जो प्राइमरी ब्रांचिंग बनी है वो कहलाती है रेमिड। ये जो है ये कहलाएगी रेमिड। जो सेकेंड बार में जो ब्रांचिंग बनी है वो कहलाती है मेडुली। और जो सबसे लास्ट टर्मिनल के ऊपर है वो है स्टिग्माटा, जो बोतल के नेक के आकार की है, स्टिग्माटा। अब जब स्टिग्माटा बन गया है, क्योंकि ये हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, अब स्टिग्माटा जो होता है इससे फिर ऊपर की तरफ बनता है कोनिडिया। कोनिडिया बनते हैं तलाभिशाली क्रम के रूप में। ये इसका सीक्वेंस होता है और इसका विमोचन ऊपर की तरफ से पहले होगा। ये है ब्रांच या चेन ऑफ कोनिडिया। ये सारे हैं कोनिडिया। कोनिडिया के चेन है यहाँ पे। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये कोनिडिया यहाँ से अलग हो जाएंगे। कोनिडिया क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ बॉटल वाली जो कोशिका है यहाँ पे एक न्यूक्लियस रहेगा, जिसमें डिवीजन होगा। यहाँ पे डिवीजन होगा, समसूत्र विभाजन होगा, जिससे एक न्यूक्लियस ऊपर की तरफ चला जाएगा और ऊपर की तरफ एक कोनिडियम चला जाएगा और एक यहाँ पे बॉटल के नेक में रह जाएगा। तो ये कोनिडिया जो है इसके अंदर एक न्यूक्लियस हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अगर एक न्यूक्लियस है तो यहाँ समसूत्र विभाजन होकर के बहुत सारी न्यूक्लियर कंडीशन यहाँ बन जाएगी। यहाँ पे इसका जर्मिनेशन हो जाएगा और जर्मिनेशन होने की वजह से जो है ये जर्मिनेशन हो गया, तो जर्मिनेशन होने की वजह से वापस माइसीलियम बना लेगा। तो ये हो गया इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या हो गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी जो आपको आकार दिख रहा है ऐसा लग रहा है ब्रश के जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे ब्रश होता है, इसलिए इसको आर्टिस्ट का ब्रश कहा जाता है। अब इसमें कॉनिडिया का निर्माण है, जो भी हमने ये प्रांगण बनाया है इसको स्टिग्माटा कहा है। स्टिग्माटा के टिप से होता है, क्योंकि इसके आगे वाला जो पॉइंट है वो बोतल के मुंह के आकार का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे समसूत्र विभाजन होगा। इसका जो आगे वाला साइड है यहाँ समसूत्र विभाजन होगा, आगे की तरफ आउटग्रोथ निकलेगी और एक के अंदर जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा आउटग्रोथ के अंदर, और दूसरा नीचे रह जाएगा और ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा? कोनिडिया बन जाएगा। इसी प्रकार डिवीजन लगातार होता रहेगा और कोनिडिया की पूरी चेन बन जाती है। कोनिडिया का जो आकार होता है वो गोल होता है, उसकी भित्ति चिकनी होती है, एक केंद्र की होता है, लेकिन कुछ प्रजातियों के अंदर दो केंद्र की कंडीशन भी पाई जाती है। इसके अंकुरण की अगर हम बात करें, कोनिडिया यहाँ से रिलीज हो जाएगा मैच्योरेशन के पश्चात। अब रिलीज होने की वजह से यहाँ पे जब अंकुरण परिस्थिति आएगी तभी कोनिडिया अंकुरण हो जाएगा। अंकुरण करके यहाँ पे क्या बना लेगा? अंकुरण करके ये पूरा माइसीलियम का निर्माण कर देगा। ये इसका जर्मिनेशन हो गया, समझ लो। और जैसे जर्मिनेशन होता है वैसे वैसे इसका न्यूक्लियस उसमें भी डिवीजन होगा, समसूत्र विभाजन, और जर्मिनेशन होने के साथ साथ पट्ट का निर्माण भी होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार ये पूरा माइसीलियम का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
फिर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों या तो अलग अलग जो है थैलस पर रहेंगे, अलग अलग माइसिलियम पर रहेंगे, या फिर एक ही माइसिलियम के ऊपर रहेंगे। अगर एक ही माइसिलियम के ऊपर है तो उसको होमोथैलिक कहा जाएगा, और अलग अलग है तो उसको हेटेरोथैलिक कहा जाता है। और यहाँ पे लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, मेल और फीमेल जो होता है अलग अलग होता है। दोनों ही जन्म जैसे नर और मादा जन्म जो होते हैं यहाँ पे सक्रिय होते हैं पेनिसिलिन के अधिकांश जातियों के अंदर। अब यहाँ बात करें कि उसमें क्या होता है, कुछ जातियों के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एस्कोगोनियम यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो तो बनेगा ही बनेगा, इसी के साथ एंथ्रीडियम भी बनेगा। लेकिन अब क्या होता है कि एस्कोगोनियम के अंदर जितने भी न्यूक्लियस रहेंगे खुद में ही जो है पेयरिंग कर लेंगे आपस में। कब पेयरिंग करेंगे, जब एस्कोगोनियम का जो वॉल रहेगी वो सॉरी एंथ्रीडियम की जो वॉल है एस्कोगोनियम से टच करेगी, तब क्या हो जाएगा, एस्कोगोनियम का न्यूक्लियस नष्ट हो जाएगा और एंथ्रीडियम का न्यूक्लियस नष्ट हो जाएगा। लेकिन एस्कोगोनियम के जितने भी न्यूक्लियस है वो सब पेयरिंग कर लेंगे और यहाँ पे 2n जाइगोट का निर्माण कर लेंगे। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि जब समयुग्मन की होती है, यानी कि समयुग्मन में क्या हो जाएगा, दोनों जो फीमेल के न्यूक्लियस है वही पेयरिंग कर लेंगे, तो इसको बोलते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी है सोमेटोगेमी या फिर काय युग्मन कहा जाता है, जो लैंगिक जनन द्वारा होता है। इसमें क्या हो रहा है, दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो रहे हैं और दोनों किसके हैं, एस्कोगोनियम के, तो इसको सोमेटोगेमी कहा जाता है। फिर है कि पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम के अंदर क्या होता है, एंथ्रीडियम अलग से पाई जाती है, एस्कोगोनियम अलग से पाई जाती है। पर यहाँ पे ये जो है अलग अलग होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये oogamous टाइप हो जाएगा, oogamous टाइप लैंगिक जनन हो जाएगा इसमें। और इसमें क्या होता है फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि एस्कोगोनियम का सिर्फ इसको स्पर्श करेगा जीवद्रव्य जो इसका साइटोप्लाज्म है उसी का ही जो है संलयन होगा, लेकिन इसके केंद्र का संलयन नहीं होता, कैसे नहीं होता वो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। डायग्राम से समझते हैं अपन कि जब भी लैंगिक जनन की शुरुआत होती है तो ऊपर की तरफ ऊर्ध्वमाइसिलियम ग्रो होता है, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं। ये जो बन रहा है ये है एस्कोगोनियम। अब एस्कोगोनियम का निर्माण शुरू हो जाता है, इसके जस्ट पास में दूसरा माइसिलियम रहेगा, उससे ही एंथ्रीडियम का निर्माण होगा, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जब एंथ्रीडियम की बनाने वाली ब्रांच, इसको हम अगर मान लें कि ये माइनस है और ये प्लस है, ऐसे अगर मान लें तो फिर क्या होता है कि जो एंथ्रीडियम वाली जो ब्रांच होती है ये एस्कोगोनियम के चारों तरफ सर्पिल क्रम में अरेंज हो जाती है, तो इसको हम यहाँ बना लेते हैं। न्यूक्लियस है इसमें, यहाँ इसकी जो ब्रांच है वो इसके चारों तरफ सर्पिल रूप में अरेंज हो गई है। जब सर्पिल रूप में अरेंज हो जाएगी तो यहाँ पे इसमें सेपरेशन हो जाएगा, और सेपरेशन होने की वजह से एक न्यूक्लियस सिर्फ ऊपर की तरफ रहेगा, जिनको एंथ्रीडियल चैम्बर कहा जाता है। एंथ्रीडियल चैम्बर कहा जाएगा, नीचे वाला पार्ट शेष रहेगा इसमें, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस रहेंगे। अब क्या होता है कि जब इन दोनों का ऐसे सर्पिल कॉइलिंग हो जाती है, जब मैच्योर हो जाती है तो उस समय क्या होता है, यहाँ पे इसका जो टिप होता है यहाँ पे दोनों की भित्ति डाइजेस्ट हो जाती है। डाइजेस्ट होने की वजह से इसका साइटोप्लाज्म जो है इसमें मिक्स हो जाता है, लेकिन जैसे भी ये दोनों की भित्ति डाइजेस्ट होती है तो यहाँ का जो न्यूक्लियस है वो लुप्त हो जाता है। क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो लुप्त हो जाता है। अब न्यूक्लियस लुप्त हो जाता है तो साइटोप्लाज्म तो मिक्स हो गया, लेकिन फिर उसके पश्चात क्या होता है कि यहाँ पे इसकी पेयरिंग बनना शुरू हो जाती है। तो इसके एस्कोगोनियम के अंदर जितने भी न्यूक्लियस रहते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसमें पेयरिंग होना शुरू हो जाती है। इस प्रकार दो की इस प्रकार जो है इसमें पेयरिंग होना शुरू हो जाती है। अब जब पेयरिंग हो जाती है तो ये जो पेयरिंग वाला जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है डाइकेड्रॉन, या फिर केंद्र, दो केंद्र जो है वो एक साथ ही रह रहे हैं। अब क्या होता है, दोनों एक ही मतलब यहाँ की एस्कोगोनियम के ये दोनों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर दोनों केंद्र का संलयन होना शुरू हो जाएगा। संलयन
बात करें तो ये इसके अंदर जगह जगह डिप्लॉइड कोशिकाएं बनी हुई है और ये 2n है। यहाँ पे होगा अर्धसूत्री विभाजन जिससे 4n कोशिकाएं बनेगी, फिर होगा समसूत्री विभाजन जिससे क्या बन जाएगी 8 S बन जाएगा। और इसी के साथ यहाँ नीचे वाले माइसिलियम रहेंगे, बंदी तंतु रहेंगे, ये आपस में गुत्त करके एक जालनुमा स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको हम बोलते हैं क्लैस्टोथीसियम। जैसे हमने पहले पढ़ा था, इस प्रकार जालनुमा स्ट्रक्चर बना लेगा तो इसको बोलते हैं क्लैस्टोथीसियम। और इसके अंदर हमने बनाया था कि ये एस्कस है, ये जो एक चैप्टर लिखा है ना इसको ये हमें एस्कस है और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर है। एस्कोस्पोर है, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर जो संख्या में 8 है, ये है क्लैस्टोथीसियम। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो बना लेती है। अब जब क्लैस्टोथीसियम बन गया है तो क्लैस्टोथीसियम के अंदर क्या है, रिजर्व मटेरियल भी है जो एस्कोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसकी जो एस्कस की जो वॉल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो क्लैस्टोथीसियम भी लूज हो जाएगा, ये भी नष्ट हो जाएगा। इस वजह से यहाँ से रिलीज हो जाएंगे आराम से स्पोर, एस्कोस्पोर जो है यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे और एस्कोस्पोर रिलीज होकर के इनका जर्मिनेट जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तभी जर्मिनेट कर जाएगी और जर्मिनेट कर जाने के पश्चात ये जो है नॉर्मल माइसिलियम की तरह काम करते हैं, नॉर्मल माइसिलियम बना देते हैं। तो ये है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम। एक बार डायग्राम को भी देख लेना। अब हम बात करते हैं इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या क्या है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हमने पहले कहा था कि ये एंटीबायोटिक बनती है पेनिसिलियम से, तो एक तो ये हो गया कि एंटीबायोटिक बनाने में। इसी के साथ बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं पेनिसिलियम की जो एंटीबायोटिक बनाती हैं, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलियम बी बनाती है, पेनिसिलियम स्पाइनोलोसम बनाती है, पेनिसिलियम जेनसेनी ये ग्रेसियो फल्विन बनाती है, पेनिसिलियम साइट्रिनिन बनाती है। पिगमेंट की अगर हम बात करें तो पेनिसिलियम स्लाइकोपियम जो है ये संतरे के जैसा रंग प्रदान करता है, तो इसको एमाइलोडिन जो अम्ल है वो बनाने का काम करता है, एक प्रकार का पिगमेंट है ये। पेनिसिलियम फोनिसियम ये पीला लाल बैंगनी रंग बनाती है और इससे जो वर्णक है वो है पेनिसिन। इसी प्रकार पेनिसिलियम सिरिनम पीला रंग बताती है और इसका जो वर्णक है वो है साइट्रिनिन। थर्ड बात करते हैं पेनिसिलिन का जो उपयोग है वो चीज इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, चीज बनाने में यूज किया जाता है, इसी साथ कार्बनिक अम्ल बनाने में भी यूज किया जाता है, क्योंकि पेनिसिलिन की कुछ प्रजातियां जो होती है उसमें साइट्रिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड ये सब बनाने का काम करती है। अल्कोहल बनाने में भी पेनिसिलिन का यूज किया जाता है और कुछ हानिकारक क्रियाएं भी हैं, इसके हार्मफुल एक्टिविटीज भी हैं, जैसे भोजन को विषाक्त बना लेती है, टॉक्सिसिटी कॉज करती है भोजन के अंदर, भोजन को सड़ाने गलाने का काम करती है, कागज व चमड़े की वस्तुओं को भी ये हानि पहुंचाती है। और इसी के साथ हमने कहा था कि ये सड़े गले मृत पदार्थों के ऊपर यानी कि लकड़ी के ऊपर भी ग्रो करती है, तो लकड़ी की इमारतें वगैरह होती हैं बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, तो उसमें भी उसको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। ये हो गया इसका हार्मफुल, इसकी हानि क्या क्या है। तो यहाँ पे अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, हमारी यूनिट भी कंप्लीट हो रही है यहाँ पे। कल हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड।